भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, भाई श्री नवजोत सिद्धू जी, प्रदेश के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई विजय गोयल जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता सरकार बनाने वाली है, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाई और बहनों, मैं पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली चुनाव अभियान के लिए दौरा कर रहा हूं। भाइयों बहनों, साफ नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास प्रकट करना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में लोग सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए वोट करने वाले ऐसा नहीं है। इस चुनाव में लोग भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट करने वाले हैं, इतना भी नहीं है। इस बार लोग भाजपा को जिताना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे वोट करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस को बहुत बड़ी सजा मिले। ये मिजाज लोगों का। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के पास यही एक शस्त्र होता है, यही एक ताकतवर आवाज उठाने का अवसर होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 4 तारीख को आप सिर्फ अपने इलाके के विधायक का भविष्य तय करने वाले नहीं हो। 4 तारीख को चांदनी चौक का क्या हो क्या न हो, इतना सीमित निर्णय नहीं करने वाले हो। 4 तारीख को आप न सिर्फ दिल्ली की सरकार बनाने का निर्णय करने वाले हो, लेकिन 4 तारीख को आप आपके अपने भविष्य की भाग्य रेखा अंकित करने वाले हो। यहां के मतदाता तय करें। और भाइयों बहनों, दिल्ली में कितनी सरकारें हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, और इनके नाक के नीचे दिल्ली की इतनी दुर्दशा हो रही है। भाइयों बहनों, निर्भया की घटना वो भले दिल्ली में घटी हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के दिल को तोड़ दिया। भाइयों बहनों, गुड़िया की घटना भले दिल्ली में हुई हो, लेकिन पूरे देश को चौंका दिया। भाइयों बहनों, अगर हमारे देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री हो, एक महिला देश की सरकार को हिलाती हो, डुलाती हो, और उसी दिल्ली में माताओं और बहनों की जिंदगी सलामत न हो, भाइयों बहनों, इससे पूरे विश्व में हमारे देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। भारत के टूरिज्म को गंभीर प्रकार का नुकसान हुआ है। क्यों? दिल्ली में माताओं बहनों पर जो घटनाएं घटती हैं, उसके कारण। कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ गेम के कारण विश्व में दिल्ली का तो नाम ऊंचा होता, पूरा देश का होना था। इन्होंने डुबो दिया। आज दुनिया का कोई देश दिल्ली के प्रति गौरव की तरह से देखता नहीं है। स्थिति किसने पैदा की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, पिछले 60 साल के शासन के कारण जो जिंदगी आपको गुजारनी पड़ी, क्या आप अपने संतानों को भी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही जिंदगी जिए? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चों को शिक्षा मिले? क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चों को नौजवान होने पर अच्छा रोजगार मिले? आप चाहते हो गरीब मां बाप को दवाई मिले? आप चाहते हैं बच्चों को 2 टाइम पूरा भोजन खाना मिले? भाइयों बहनों, ये छोटे छोटे सपने 60 साल से 3 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। भाइयों बहनों, और उसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की राजनीति। जब तक इस देश से हम वोट बैंक की राजनीति को खत्म नहीं करेंगे, यह देश कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। देश को जरूरत है विकास की राजनीति की। देश को जरूरत है देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की। कुछ लोगों को जब हम कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है, तो वो समझते हैं कि हम कोई मुसलमान के वोट की बात कर रहे हैं। मैं आज ये रामलीला होने वाला ग्राउंड है, जहां सत्य और ईमान का मंचन होता है, उस जगह से बोल रहा हूं। और इसलिए उसी पवित्र भाव से कहना चाहता हूं, वोट बैंक की राजनीति को समझने की जरूरत है। वोट बैंक की राजनीति ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। देश की दुर्दशा करने का वो सबसे बड़ा कारण बन गया है। कैसे? मैं बताता हूं। औसत हमारे देश में क्या होता है? 60%, कभी 65%, कभी 70% वोटिंग होता है। ठीक है, इतना ही होता है ना। उसमें 10-15% कौन खा जाते हैं? इधर उधर के जो खड़े हो जाते हैं, जैसे यहां की एक तीसरी दुकान खुली हुई है, तो 5%, 10%, 15% ये लोग खा जाते हैं। बाद में बचे 50%। 2 मुख्य दल जो होते हैं, 2 मुख्य प्रतिस्पर्धी होते हैं, उनके बीच में 50% वोट की बंटवारा होता है। जिसको 26% मिल जाता है वो जीत जाता है। 74% लोग जिनकी सुनवाई नहीं होती, और इसलिए ये चतुर राजनेता क्या करते हैं? वे तड़जोड़ की राजनीति करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि ये 240 को पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 मोहल्ले पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 वार्ड पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 बिरादरी पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 धार्मिक लोगों को जोड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। और इसलिए वे इस फिराक में रहते हैं कि मुझे चुनाव जीतना है तो सिर्फ 26% की ही चिंता करनी है,
बाकी 70-75% की मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो रोड भी बनवाएगा तो कहां बनेगा? उन 26% वालों के लिए। नौकरी दिलवाएगा तो कहां दिलवाएगा? उन 26% वालों के लिए। बिजली का खंभा डालेगा कहां डालेगा? उन 26% के लिए। नलका डालेगा तो कहां डालेगा? 26% के लिए। 74% पूरी तरह विकास की यात्रा से वंचित हो जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, गुजरात में हमने अनुभव किया है कि वोट बैंक की राजनीति को खत्म करो, सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को हमने उठाया है और उसका परिणाम आया है। हर किसी को जात पात बिरादरी के बिना फायदा मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं तो ऐसे परिवार से पैदा हुआ हूं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मैं यहां हो सकता हूं। इतना सामान्य परिवार से, और न मेरी कोई जाति बिरादरी भी नहीं है, लेकिन मन में ठान के रखी कि गरीब का भला करना है, स्थितियों बदलने के लिए प्रयास करना है। और आज भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, विकास की जब चर्चा होती है तो गुजरात का नाम लेना पड़ता है। और ये मजा देखिए, जिसको गुजरात की पसंद नहीं है, गुजरात जिनको गुजरात अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करते हैं? और गुजरात जिनको अच्छा लगता है वो क्या कहते हैं? जिनको अच्छा लगता है वो ही कहता है कि हम भी गुजरात जैसा करेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? और जिनको अच्छा नहीं लगता वो क्या कहते मालूम है? वो कहेंगे देखिए उस विषय में हम गुजरात से भी आगे हैं। मतलब विकास का मानदंड बन गया है गुजरात। आप अच्छा करना चाहते हो तो गुजरात जैसा करना है, और अच्छा किया है तो गुजरात से आगे निकले, ये गौरव का मापदंड बन गया है। क्या भाइयों बहनों, ये दिल्ली नहीं बन सकता है? ये दिल्ली नहीं बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? आपने ऐसे लोगों के हाथ में दे करके रखा है। एक बार उनके हाथ से निकाल दीजिए, मैं दावा करता हूं भाइयों, देखते ही देखते दिल्ली में बदल दिखाई देगा। आप मुझे बताइए भाइयों, ये इस चुनाव में विजय गोयल जी आज भी चांदनी चौक को अपने काम का हिसाब देते हैं कि नहीं देते हैं? जरा बोलो ना। आज भी हर गली मोहल्ले की क्या हाल है पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? उनको आपकी चिंता रहती है कि नहीं रहती है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिल्ली में पिछले दिनों क्या हुआ क्या नहीं हुआ हिसाब दिया कि नहीं दिया? लेकिन ये कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। वो जनता को अपनी जेब में मानते हैं और वे जनता को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आप महंगाई से परेशान हो या नहीं हो? महंगाई ने हर गरीब परिवार को परेशान करके रखा है कि नहीं रखा है? मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है कि नहीं है? ये दिल्ली सरकार ने राज्य की हो या केंद्र की महंगाई के लिए जवाब दिया क्या? आपको जवाब दिया? ये अहंकार है। अगर कोई काम नहीं होता है तो जाकर के बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये महंगाई का हाल ये है, गरीब के घर में शाम को चूल्हा नहीं जलता है। गरीब का बेटा रात रात रोता है, आंसू पी के सोता है, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी को उसके लिए 2 शब्द बोलने की फुर्सत नहीं है। मैडम सोनिया जी,
आप तो मां है मां। मैडम सोनिया जी आप मां है। अरे कभी तो एक बार इन महंगाई के लिए दो शब्द तो बोल दीजिए। शीला जी आप तो दादी मां हो गई। आप तो कभी भूखे बच्चों के लिए दो शब्द बोलिए। नहीं बोल रहे। देखिए आप कांग्रेस के दिग्गज नेता इस चुनाव में आए, कोई महंगाई का मां बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? और यहां से आप चांदनी चौक वालों ने पता नहीं क्या कर दिया, लोकसभा में एक ऐसे महाशय को भेज दिया। क्या हुआ था उस दिन भाई? ऐसी गलती कैसे हो गई? देखिए चांदनी चौक के लोग कभी गलती नहीं कर सकते। उस दिन कुछ हो गया जी, कुछ गड़बड़ हो गई। ये कैसे इंसान को भेजा है मालूम आपको? वो क्या बोलते हैं? ये महंगाई के लिए उन्होंने कहा, ये बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं जी। गूगल के बाद सबसे ज्यादा जानकारी किसी के पास है तो इन्हीं के पास है। ये अपने आप को गूगल के पक्के शीशे मानते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर जब बुद्धि बांट रहा था ना तो कतार में सबसे पहले यही खड़े थे। इन्होंने एक ऐसी बात कही भैया, ऐसी बात करने वाला इंसान सार्वजनिक जीवन में कभी चुनाव जीतना नहीं चाहिए, ऐसी भद्दी बात बता दी उन्होंने ये कहा कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि गरीब पहले सूखी रोटी खाता था और गरीब दो सब्जी खाता है। डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्र, डूब मरो। गरीब की बेइज्जती करना बंद करो। आप मुझे बताइए भैया, इस देश की महंगाई के लिए गरीब जिम्मेवार है? क्या इस देश की महंगाई के लिए गरीब सब्जी खाता है इसलिए जिम्मेवार है? क्या गरीब को सब्जी खाने का अधिकार नहीं है? आपने ऐसे महाशय को एमपी बनाया है जो केंद्र में मंत्री बनकर के गरीब को सब्जी खाना गुनाह बता रहा। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? भाइयों बहनों क्या भाषा बोली जा रही है? और वो शहजादे क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, मैं हैरान हूं जी एक लोगों को सुन के। ये कह रहे हैं, देखिए ये कुछ मीडिया वाले इनको मदद न करते हैं तो आज पता नहीं वो कहां जाते, ये तो इनकी मदद से बचे हुए हैं जी। भाइयों बहनों, जितनी हम पर बीतती है उसके 100वें हिस्से की भी इन पर बीतती ना तो सार्वजनिक जीवन छोड़ के भाग जाते हैं। सत्य और ईमान से जनता की सेवा करने के प्रण लेकर के जब निकलते हैं तब गांव झेलने की भी ताकत आती है दोस्तों, जनता के आशीर्वाद मिलते हैं। भाइयों बहनों, शहजादे क्या कह रहे मालूम है? वो कहते हैं जब तक हम राजनीति में गरीब की बात नहीं करते हमें मजा नहीं आता। क्या ये गरीब मजाक करने का विषय है क्या? ये बोल रहे हैं लोग। भाइयों बहनों, उनमें और हमारे में फर्क यही है, उनके लिए गरीब की राजनीति नहीं करते तो मजा नहीं आता, हम गरीब के दुख दर्द देखते हैं तो नींद नहीं आती। ये फर्क है। वे कहते हैं गरीबी गरीबी कुछ होता नहीं है। जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए उनको गरीबी का पता क्या होगा दोस्तों? जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भाइयों बहनों, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, रात में ठंड होती है तो दिन रात कैसे गुजरती है,
2 दिन से पेट न भरा हो तो भूख कैसी लगती है कि जिन्हें पता नहीं है वो गरीबी क्या जाने। वो कहते हैं गरीबी कुछ होती नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड होता है, मन की अवस्था होती है। जब ठंड पड़ती है और दिल्ली के फुटपाथ पर एक गरीब मौत का शिकार हो जाता है, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। जब भयानक धूप होती है और गर्मी के कारण गरीब पानी के अभाव में मर जाता है, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। गरीबों के घर में तस्वीरें खिंचवाने से गरीबी का पता नहीं चलता है। भाइयों बहनों, आप लोग भी जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपका भी मन करता है बच्चों को शेर दिखाए। तो आप बच्चों को शेर दिखाने के लिए जू में ले जाते हो ना, बच्चों को शेर दिखाने के लिए जू में ले जाते हो ना। क्यों? क्योंकि बच्चे ने शेर देखा नहीं है। वैसे ही शहजादे को गरीबी क्या होती है देखने के लिए साल में एक बार गरीब की झोपड़ी में जाना पड़ता है, और फिर भूल जाते हैं तो लोग दोबारा ले जाते हैं। यार पिछले साल तो भूल गए, इस बार चलो देखो गरीबी ऐसी होती है। ये गरीबी को प्रदर्शन का विषय बना दिया इन लोगों ने। भाइयों बहनों, इस प्रकार की बातें करने वाले कभी देश का भला नहीं कर सकते। आज देश में मैं आह्वान करता हूं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश हिसाब लगा लें। कांग्रेस की काम करने की पद्धति, भाजपा की काम करने की पद्धति, कम्युनिस्टों की काम करने की पद्धति, प्रादेशिक पक्षों की काम करने की पद्धति, उन्होंने अपने कालक्रम में लोगों के लिए काम किया क्या, गरीबों के लिए काम किया क्या? मैं दावे से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें नंबर 1 पर खड़ी होंगी। राजस्थान, अभी राजस्थान में चुनाव है, कल मतदान होने वाला है। भाइयों बहनों, राजस्थान में 40 दंगे हुए, 40, और वहां की सरकार पर शहजादे को भरोसा नहीं। तो वो राजस्थान की उनकी सरकार है, उनको बताए बिना एक दिन भरतपुर पहुंच गए। वहां दंगे हुए थे नदी के एक स्थान पर, तो वहां पर वो सरकार को बताए बिना गए चुपचाप। अपनी सरकार पे भरोसा नहीं उनको, और मोटरसाइकिल पर गए। तो जो मोटरसाइकिल चला रहा था ना, वो हिस्ट्री शीटर था, और जिस मोटरसाइकिल पे गए थे वो चोरी की मोटरसाइकिल। ये कमाल देखो भाई। और ये सारी चीजें राजस्थान के अखबार ने बराबर छापी। अब देखिए, ये शहजादे को उनकी अपनी सरकार की गाड़ी में बैठना मंजूर नहीं था, चोरी की मोटरसाइकिल मंजूर थी। उनको अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के बगल में बैठना पसंद नहीं था, एक हिस्ट्री शीटर की सीट पर बैठना पसंद था। आप कल्पना कीजिए, जिसको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, वो देश का क्या भला कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज गुजरात विकास की ऊंचाई पर पहुंचा है, उसका कारण क्या है? क्या लगता है आपको? गुजरात इतना आगे बढ़ा, उसका कारण क्या है? गुजरात ने विकास किया, उसका कारण क्या है भाइयों? गलत, गलत दोस्तों, आपका जवाब गलत है। इसका कारण मोदी नहीं है। ये गुजरात विकास प्राप्त हुआ है, गुजरात विकास की ऊंचाइयों पर गया है, उसका कारण है वहां के जनता की एकता, भाईचारा, सद्भावना। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के जी रहा है और विकास के मंत्र को लेकर के काम कर रहा है। इसके कारण गुजरात आगे बढ़ा है। वरना मेरा गुजरात का हाल भी खराब था पहले, क्योंकि
पतंग पे दंगे हो जाते थे, साइकिल टकराने से दंगे हो जाते थे। आज भाइयों बहनों 10 साल हो गया, दंगों का नामो निशान मिट गया। शांति, एकता, भाईचारा और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की यही तो परेशानी है कि मोदी के राज में दंगे होते क्यों नहीं है। राजस्थान में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में नौजवान मुख्यमंत्री है, और भाइयों बहनों 100 से ज्यादा दंगे 1.5 साल में हो गए। लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति बांटो और राज करो की है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए देश को तोड़ना, समाज को तोड़ना, भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, बिरादरी से बिरादरी को लड़ाना, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ाना, यही खेल खेला है और इसी के कारण देश तबाह हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या है? हमने उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड ने भी मिठाई बांटी, उत्तर प्रदेश ने भी मिठाई बांटी। अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ ने भी मिठाई बांटी, मध्य प्रदेश ने भी मिठाई बांटी। बिहार में से झारखंड बना, झारखंड ने भी मिठाई बांटी, बिहार ने भी झारखंड बांटी। लेकिन कांग्रेस की तोड़ो 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 वाली राजनीति का परिणाम क्या आया? एक आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बनाने गए, आंध्र भी रो रहा है, तेलंगाना भी रो रहा है, दोनों जगह पे कर्फ्यू लग रहा है, दोनों जगह पे गोलियां चल रही है। क्यों? ये कांग्रेस के तौर तरीके से। आप मुझे बताइए, ये दिल्ली हिंदुस्तान का है कि नहीं भाई? ये हरियाणा हिंदुस्तान का है कि नहीं है? दिल्ली में हिंदुस्तान की सरकार है कि नहीं? क्या हरियाणा रहते हुए दिल्ली प्यासा रहे? ये कोई तरीका है क्या? ये राजनीति है क्या? ये बांटने की राजनीति है, जिसके कारण ये दुर्दशा हुई है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मंत्र है, देश को जोड़ो और विकास करो। उनकी राजनीति है, देश को तोड़ो और सत्ता बनाओ। और इसलिए भाइयों बहनों, हम जोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, नौजवान को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में करीब 2.25 लाख बेरोजगार लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम है, बेरोजगारी के दफ्तर में। उसमें से शीला जी ने नौकरी कितनों को दी मालूम है? 200 लोग, 200 लोगों को पूरे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो नामजद होते हैं, और सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला कोई राज्य है, वो राज्य का नाम है गुजरात। 57% लोगों को रोजगार देने का काम किया है। भाइयों बहनों, विकास एक मंत्र ऐसा है जो सारी समस्याओं का समाधान करता है। और यहां कांग्रेस में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां विकास की स्पर्धा होती है। अगर शिवराज जी ने काम किया तो रमन सिंह को लगता है चलिए मैं उससे भी आगे निकल के ये काम करूंगा। रमन सिंह ने काम किया तो मोदी जी को लगता है कि मैं गुजरात में करूंगा। गुजरात में अगर मैंने कुछ किया तो मनोहर पर्रिकर जी को लगता है कि मैं गोवा में करके दिखाऊंगा। हम सभी मुख्यमंत्री भाजपा के, सभी सरकारें भाजपा की अच्छा करने की स्पर्धा करते हैं, और कांग्रेस में भ्रष्टाचार करने की स्पर्धा करते हैं। भाइयों बहनों, एक से बढ़कर एक। वो कहता है उसने 1000 करोड़ का किया, वो कहता है 2000 करोड़ का करूंगा। उसने 2000 किया, मैं 5000 करोड़ का करूंगा। भाइयों बहनों, ये लूट की जो स्पर्धा है, इसने देश को तबाह करके रखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, और राजीव गांधी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, और जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे ना, तब भाजपा के पास कहीं पर सत्ता नहीं थी। हम तो कहीं नजर नहीं आते थे। पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। और तब राजीव गांधी ने कहा था
कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। नई दिल्ली से चांदनी चौक रुपया आता था, रुपये का 15 पैसा हो जाता था। और ये राजीव गांधी ने कहा था, जबकि सारी सत्ता हर जगह पे कांग्रेस बैठी थी। भाइयों बहनों, देश जानना चाहता है ये कौन सा पंजा था जो रुपये का 15 पैसा कर देता था। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन जी पर भरोसा है। आप उनको कारोबार दोगे तो दिल्ली की तिजोरी पर वो चौकीदार की तरह बैठेंगे और किसी पंजे को पड़ने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी को समझना बहुत जरूरी है। ये बड़े चतुर लोग हैं, तभी तो 60 साल आप हम लोगों को मूर्ख बना करके बैठे होंगे। ये बड़े कमाल के लोग हैं। पहले वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर आते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर थोड़ा समय हो जाए तो हाथ दिखाते हैं, फिर थोड़े ताकत आ जाए तो हाथ आजमाते हैं, और बराबर सेट हो जाए तो हाथ की सफाई शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, ये हाथ की सफाई का खेल है। और ये ताकत देखिए इनकी, दिखाते हैं एक हाथ और लूटते हैं दोनों हाथों से। और अभी अभी नए नए लोग कुछ आए हैं मैदान में। भाइयों बहनों, ऐसा लग रहा था जब अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतरे, ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश नारायण के बाद ईश्वर ने हमें अन्ना दिए हैं। और ऐसी एक आशा बनी थी कि अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण देश भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। भ्रष्टाचार के पाप से देश को बचा सकने की आशा बनी थी। लेकिन कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण इस देश की भलाई करने वाले अत्यंत पवित्र व्यक्ति के द्वारा चला हुआ आंदोलन, ये मुट्ठी भर लोगों ने पीठ में छुरा भोंक करके भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डाल दिया। उनकी व्यक्तिगत राजकीय आकांक्षाओं के खातिर किया। और उस पवित्र व्यक्ति को जितना पीड़ित कर सकते हैं किया। और अब सत्ता पाने के लिए निकल पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले तो हाथ से उठाते थे, ये झाड़ू मार के ले जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो जनता को जवाब दे हैं, विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है। और भाइयों बहनों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा भी जा सकता है और लड़ाई जीती भी जा सकती है। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। यहां जिस महाशय को आपने एमपी बना करके भेजा है ना, जो अपने बहुत गुरु ज्ञानी मानते हैं, वो दिल्ली सरकार में बैठे, उन्होंने घोषणा की थी, घोषणा की देश के नौजवानों को कि 3,000 रुपये में टैबलेट मिलेगा, आकाश टैबलेट। याद है भाई? बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ढेर सारे इंटरव्यू दिए थे, चारों तरफ जय जयकार किया था। कहीं आकाश टैबलेट नजर आया भाई? आपको आया? आकाश में है, धरती पर आया? अच्छा, मेरी गलती हो गई। एक बार मैंने गुजरात में बयान दे दिया कि भाई भारत सरकार ये जवाब दे, लाखों नौजवानों को आकाश टैबलेट देने वाले थे, क्या हुआ? योजना कहां गई? और ये
ये बस इनका पारा चढ़ गया। ये मोदी समझता क्या है, मेरी आलोचना करता है। वो तब से मेरे जो पीछे पड़ गए हैं, उन्होंने तय किया जब तक मोदी को जेल में नहीं डलवाऊंगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। वो समझता क्या है, ये तय करके बैठे हैं। उन्होंने गुस्से में आके क्या किया, एक आकाश टैबलेट मुझे गिफ्ट में भेज दिया। उनको लगा कि रिश्वत दूंगा तो मोदी मान जाएगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं मोदी दूसरी मिट्टी से पैदा हुआ है। मैंने उनको सुना दी। मैंने कहा सवाल मोदी को आकाश टैबलेट मिले ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने बजट में योजना रखी, हिंदुस्तान की जनता को विश्वास दिया और फिर आप विफल गए। जनता के सामने स्वीकार करो कि आपकी योजना विफल गई है, वो मानने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, देश के रुपये बर्बाद हो रहे हैं, वे जवाब दे देंगे। 2G स्कैम हुआ, सारा देश में लोग बोल रहे थे इन्होंने तरंग बेच मारे। सीएजी कह रहा था 1,76,000 करोड़ का घपला हुआ है, इन्होंने कह दिया जीरो लॉस। ये जीरो वाले हैं मिस्टर जीरो, ये मिस्टर जीरो ने कह दिया जीरो लॉस। सारी पार्लियामेंट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, देश कह रहा है, ये अपने अहंकार में। अरे इतना ही नहीं भाइयों बहनों, वे टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं। टेलीकॉम का पट्टा कैसे बिठाया इन्होंने, और टेलीकॉम का पट्टा बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि नौजवानों का रोजगार गया, हिंदुस्तान के अर्थतंत्र पर प्रभाव पड़ा है। उनको बीएसएनएल का उनके अंडर में आता है। आज देखिए मोबाइल फोन कितना बड़ा महंगा काम चल रहा है, लोग कितना खर्चा कर रहे हैं हम जानते हैं। उसके बावजूद भी बीएसएनएल का घपला यानी घाटा 2010 में 1823 करोड़ था और 2013 में ये बड़े विद्वान महाशय सरकार चला रहे हैं, वो घाटा हो गया 8,200 करोड़ रुपयों का। कहिए भैया ये देश की जनता का पैसा गया कि नहीं गया? ऐसा करने वाले गुनाहगार है कि नहीं है? इनके पास है एमटीएनएल, टेलीकॉम मिनिस्टर के नाते 2010 में घाटा था 2,611 करोड़ का, 2013 में घाटा है 5,300 करोड़ का। ये पैसे किसके हैं भाई? ये पैसे किसके हैं? देश की जनता के हैं कि नहीं? गरीब के हैं कि नहीं? ये लूट चला रहे हैं भाई। मैं आपको बताता हूं भाइयों, अगर अच्छी सरकार चलती है तो काम कैसे होता है? अच्छी सरकार चलती है, काम कैसे होता है? गुजरात के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे मिलने आते थे, नया नया मुख्यमंत्री बना था, माला वाला लेकर के आते थे, फिर कहते थे मोदी जी एक काम तो करो। मैं पूछता था क्या? कम से कम शाम को भोजन के समय तो बिजली दो। गुजरात के अंदर शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं मिलती, 2 दिन थे। और हमारे यहां गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जीबी हमारा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसका प्रतिवर्ष घाटा था 2,500 करोड़ रुपयों का। हर वर्ष 2,500 करोड़ का घाटा। आप बताएं मुझे, ये सुनकर के कोई भी आदमी बैठ जाए कि न बैठ जाए? जरा बोलो तो, डर जाए कि न डर जाए? क्या इस स्थिति को सुधार सकने की हिम्मत आएगी क्या? हमने बेड़ा उठाया। भाइयों बहनों, आज गुजरात में जो हमारा जीबी 2,500 करोड़ का घाटा करता था, वो आज करीब 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करता है। ये सारे चोरी के पैसे बचा लिए,
उसी के कारण परिणाम आया। हमारे यहां फर्टिलाइजर पैदा करने वाला कारखाना है सरकार का, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। दूसरा है जीएनएफसी, नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। जब मैं गया मुख्यमंत्री के नाते, दोनों डूबने के कगार पर थे। अगर वो फर्टिलाइजर के कारखाने बंद हो जाते, मेरे देश का किसान बर्बाद हो जाता, मेरे देश के किसान को नुकसान होता, हिंदुस्तान के फसल को नुकसान होता, हिंदुस्तान के कृषि को नुकसान होता, देश के अर्थतंत्र को नुकसान होता। हमने ध्यान केंद्रित किया और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी दोनों कंपनियां मरने की कगार पर खड़ी थी, आज सबसे ज्यादा मुनाफा करने वाली कंपनियां बन गई। भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, सुशासन पर ध्यान दें, तो डूबती हुई नैया को भी पार किया जा सकता है। लेकिन आपने ऐसे महाशय को भेजा है जो अपने बुद्धि के गुरूर के कारण आप देश को घाटे में डालते चले जा रहे हैं, देश को तबाह करते जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, देश को गरीबी से मुक्ति चाहिए, देश को नौजवान के लिए रोजगार चाहिए, देश को गरीब को 2 टाइम पूरा खाना मिलना चाहिए, बूढ़े माँ बाप को दवाई चाहिए, सम्मान के साथ जीने के लिए माताओं बहनों को माहौल चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगर भाइयों बहनों इतने भी काम हम कर लें, तो इस देश के हर व्यक्ति में देश को आगे बढ़ाने की ताकत है। और उस काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। आपसे आग्रह करने आया हूं मैं कि आप हमें अवसर दीजिए। और भाइयों बहनों, 200 दिन के बाद पार्लियामेंट का चुनाव भी होने वाला है। देश ने तय कर लिया है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अगर दिल्ली प्रदेश में हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार हो, केंद्र में भाजपा की सरकार हो, आपके दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे। दोनों सरकारें मिलकर के दिल्ली का नाम दुनिया में रोशन हो, ऐसा काम करके दिखाएंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, 4 तारीख को भारी मात्रा में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई मोदी जी। ये शांतिपूर्वक माहौल में आपने सुना, हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं को सुना, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आभार। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जो सहयोग दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ की व्यवस्थाओं में जो सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक जाइए। और मोदी जी ने जो मैसेज दिया है, 4 तारीख के चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।